हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, और आज मैं आपको इसी की एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत हम एक डैनिश साइंटिस्ट से करेंगे जिसका नाम है एच.सी. ओरेस्टेड। एच.सी. ओरेस्टेड, ठीक है। इन्होंने हमें एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी, और वो चीज़ ये है कि मान लो कोई नीडल है, ठीक है, जिसे हमने एक करेंट कैरिंग वायर के पास रख रखा है। देखिए, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। कैसे? इलेक्ट्रिक करंट से। तो मान लीजिए ये कोई भी वायर है, ये कोई भी वायर है, और यहाँ पे आसपास इसके एक नीडल रखी हुई है। तो क्या होगा, अगर इसमें करंट होगा, अगर इस वायर में करंट होगा, तो ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्ट करेगी, यानी अपनी जगह से हिल जाएगी। मान लीजिए कोई भी वायर है, ठीक है, और यहाँ पे एक नीडल रखी है, ठीक है। मान लीजिए ये अभी इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। अगर इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता होगा, तो इससे क्या होगा, इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और फिर इसकी पोजीशन ये बन जाएगी, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो असल में क्या हो रहा है, ये इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, जिससे क्या, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो एच.सी. ओरेस्टेड ने हमें यही बताया था कि अगर एक नीडल है जिसे हमने एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा है, तो उससे क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अपनी पोजीशन से हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आसपास मैग्नेटिज्म होना, उसके आसपास करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें साथ साथ पहले जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। देखिए, बार मैग्नेट आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी है आपने पहले भी, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट मान लीजिए, ये इसके नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ठीक है। तो अब ये मैग्नेट में क्या होता है, अगर ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसके आसपास रख दिया एक और मैग्नेट, ठीक है। एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। क्या होता है, अगर दोनों मैग्नेट्स के दोनों नॉर्थ पोल को हम पास लेके आएंगे, ठीक है, तो नॉर्थ पोल लाइक पोल हो गए। लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो मैंने साउथ के साथ नॉर्थ पोल रखा है। अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, ठीक है। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ठीक है। अगर अनलाइक पोल्स होता है तो वो एक दूसरे के पास आते हैं, दे अट्रैक्ट, और अगर लाइक पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दैट मीन्स रिपेल करना, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता ही होंगी। हाँ, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब मान लीजिए कोई भी मैग्नेट है, आप उसे फ्रीली ऐसे ही सस्पेंड करते हो हवा में। मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट को मैंने ऐसे ही हवा में छोड़ दिया, ऐसे ही, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा होगा, जिस डायरेक्शन में सस्पेंड हुआ होगा, वो होगा हमेशा उसका नॉर्थ पोल। और ऐसे ही हम पोल्स का पता लगाते हैं कि कौन सा पोल क्या है, ठीक है। आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, ठीक है, तो उसका जो आगे वाला पोल होगा, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा, वो होगा नॉर्थ पोल, और फिर बाकी दूसरा वाला तो साउथ पोल ही होगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप पता कैसे लगाओगे कि मैग्नेट का कौन सा पोल क्या है, तो सीधा सा जवाब है, आपको बस लिखना होगा कि आप बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, पता चल जाएगा नॉर्थ पोल कौन सा है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ कौन से पोल्स हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। जो ब्लैक ओर होता है आयरन का, ब्लैक ओर ऑफ आयरन, क्या बोलते हैं इसे, Fe3O4,
इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। ठीक है। और इसे, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये केपेबल होता है जो आयरन के सिमिलर पीसेस है ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। और जिन छोटे छोटे पीसेस को, जिन आयरन के छोटे छोटे पीसेस को ये अट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं लोडस्टोन। ठीक है, लोडस्टोन क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? आयरन के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हें। और मैग्नेटाइट जो है वो लोडस्टोन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या है? असल में ब्लैक ओर ऑफ आयरन, इसका केमिकल नेम Fe3O4। ठीक है, ये असल में दो नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट्स हैं जो कि ह्यूमन ने पता लगाए थे क्या, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये भी 1 मार्कर में आ सकता है, नेचुरली एग्जिस्टिंग मैग्नेट्स यूज्ड बाय ह्यूमन टू फाइंड द डायरेक्शंस। तो क्या होगा? मैग्नेटाइट एंड लोडस्टोन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखवा देती हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। ये सारी आपने पहले से पढ़ी भी होंगी, मैं बस आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। कितने? 2 पोल्स, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, like poles repel each other, like poles repel each other and unlike poles attract each other। ठीक है, और वही a freely suspended bar magnet aligns itself in a nearly north south direction with its north pole towards north direction। वही जो मैंने आपको बताया क्या है कि अगर कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है उसको आपने ऐसे ही बस पकड़ के खुले हाथों छोड़ दिया ऐसे ही, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पॉइंट करेगा वही नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, जो साइड नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी अब उसको ऐसे ही छोड़ दो, और जिस डायरेक्शन में, जिस नॉर्थ पोल में जो पोल आएगा उसी को हम नॉर्थ पोल का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। ठीक है, तो अब हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसे बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, उन्हें क्या हम बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कोई भी मैग्नेट है, जैसे कि आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स जो है मैग्नेट से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मेटल है, मैग्नेट जो है उसे अट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा? आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके बाकी एग्जांपल्स चाहिए तो एक तो आयरन ही हो गया, बहुत कॉमन सा है, पहले से पढ़ते आ रहे हो। आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इसमें मेटल्स ही आते हैं। ठीक है, और वो मेटल्स जो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि कोई जो मैग्नेट है वो पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, तो पेपर क्या हो गया? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? वुड हो गया, पेपर हो गया, कुछ भी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, वुड, पेपर। तो आप डेली लाइफ में कितने सारे ऑब्जेक्ट्स अपने अराउंड देखते हो, उनमें से कोई भी एग्जांपल उठा के लिखते हो, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, नहीं होगा तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगी अब ये चीज़। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ है। अब देखिए गाइस, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, इसमें बस आपको थ्योरी है, कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और बस ये चैप्टर ओवर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने के लिए, पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मान लो ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी क्या है? पावर है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तभी ये बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब ये एक बार मैग्नेट है, इसके अराउंड क्या होती है? फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा क्लियर बना दो। इसके अंदर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके अराउंड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये असल में कितनी भी दूर तक जा सकती है। ठीक है, असल में ये सर्कल बना रही है, यहाँ से लेके फिर यहाँ से अंदर से होते हुए जाती है। ठीक है, इसलिए हम बाहर से इसे ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, ये है हमारी
मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कोई छोटा मैग्नेट होता है तो उसकी छोटी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बड़ा मैग्नेट होता है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अब जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लो यहाँ पे ये बार मैग्नेट है और यहाँ पर ये एक आयरन नेल है। ठीक है, अब ये जो आयरन नेल है ये इससे इतनी दूरी पर है। ठीक है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यहीं तक है। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहीं तक है तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे थोड़ी कि बहुत दूर आप यहाँ बैठे और आपसे जो चीज़ है वो 50 किलोमीटर दूर रखे और आप उसे मैग्नेट से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्या हो सकता है? वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इतनी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये आयरन नेल है। ठीक है, अब ये जो आयरन नेल है ये इससे इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, इतनी दूर है ये इससे, तो क्या ये मैग्नेट से अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब वही मैं कह देती हूँ कि ये जो आयरन नेल है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, यानी ये जो मैग्नेट है ये इसे अट्रैक्ट कर सकता है, ये आयरन नेल इस पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होता है। ठीक है, जिससे कि फोर्स एक्सपीरियंस हो सकती है। फोर्स मतलब कि कोई चीज़ अट्रैक्ट हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी होंगी। ठीक है, मैं आपके सामने लिख देती हूँ। तो गाइस ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब मैं इसकी आपको टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगी। सबसे पहला ये कि इसकी जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। क्या? टेस्ला। ठीक है, कैपिटल T से हम इसे डिनोट करते हैं। वैसे इसमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, लेकिन आपको ये आपका जब आप अगली क्लास में आओगे 11th में आओगे तब आपको ये इसका मैग्नीट्यूड वगैरह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बट अभी इसमें नहीं, अभी ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। तो SI यूनिट इज टेस्ला, और टेस्ला है, अगर इसकी SI यूनिट दी हुई है दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में दोनों क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, कि डायरेक्शन इन द सेंस कि मैग्नेटिक फील्ड जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब तीसरा है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक कंपास के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास के थ्रू कैसे कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो कब तक, उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है और उसके जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दूर तक जा रही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास बता सकता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है, द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज़ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। ठीक है, क्या है? जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है उसी को हम सीधा सीधा बार मैग्नेट का नाम देते हैं, जो कि क्या फ्रीली सस्पेंडेड होता है। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब उसे ऐसे आपने छोड़ दिया, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा ढीला सा पकड़ा हुआ छोड़ दिया। तो मैग्नेटिक कंपास को सीधा सीधा क्या नाम दे दिया कि हाँ उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो एक क्या होगा? बार मैग्नेट होगा। ठीक है, बार मैग्नेट, ये याद रखना, 1 मार्कर में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको याद होगा मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना? तो इसमें मैंने कैसे किया था, इसके अराउंड मैंने ऐसे लाइंस बनाई थी, राइट? और जिससे मैंने कहा था कि हाँ कितनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो असल में क्या होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, कभी आपने जैसे रियल लाइफ में मैग्नेट को देखोगे, अगर आपने किसी मैग्नेट से कोई भी आयरन नेल अट्रैक्ट करवाया तो आपको क्या उसके अराउंड कोई ऐसी लाइंस दिखाई देती हैं? नहीं देती हैं, है ना? कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? असल में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मुझे आपको दिखाना है, मुझे आपको समझाना है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो मैंने उसके अराउंड ऐसे लाइंस बना दी और फिर मैंने आपको बताया कि हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ तक है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती इसलिए ताकि हम बता सकें कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक है। ठीक है, और ये कि उसका मैग्नेटिज्म जो है उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? ये असल में इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी। ये रियल में नहीं होती हैं, इन्हें हम बस इमेजिन करते हैं
रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए, मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। बट असल में क्या होते हैं ये असल में इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जी देखो मैंने और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म, उतना बड़ा एरिया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, और जितनी ज़्यादा कम लाइंस होती यानी उतना कम मैग्नेटिक एरिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने ऐसे बनाया नहीं, असल में कुछ नहीं है, ये असल में ना ये देखो ये सर्कल फॉर्म करता है, कैसे, ऐसे सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है, ये एक सर्कल फॉर्म करता है। अब मैग्नेट के अंदर का सर्कल तो दिखाएंगे नहीं ना, तो ये बस बाहर से आपको सेमी सर्कल दिखाया जाता है। अब बीच में आप देखोगे कि एक पॉइंट पर ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है। ये लाइन स्ट्रेट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये असल में बहुत बड़ा सर्कल फॉर्म होता है, तो ऐसे जाके बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है, तब जाके इसलिए स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। बट असल में होता सर्कल ही है, बाहर से हमें सेमी सर्कल दिखता है, ठीक है। और हम इन्हें रिप्रेजेंट भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना इस चैप्टर का बेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से आते हैं, नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं, कहाँ से, नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं और साउथ में जाती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, एक क्लोज्ड कर्व्स की तरह होती है, दे आर लाइक क्लोज्ड कर्व्स। अब तीसरा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, यानी वो बहुत स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे आसपास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस आर क्लोजर, मतलब वो ज़्यादा पास होती है, आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट। अब क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा, दो डायरेक्शन निकलेंगे। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसके चीज़ के दो डायरेक्शन निकलेंगे। तो क्या दो डायरेक्शन हो सकते हैं, आप खुद बताओ, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसे मैं आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो आप बोल रहे हो कि अच्छा ठीक है, एक टिकट मुझे शिमला की दे दो और एक टिकट मुझे वैष्णो देवी की दे दो। तो क्या ये पॉसिबल है, आप एक टाइम पे दोनों जगह जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे है कि एक टाइम पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसे प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना होगा तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ पोल्स एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉर्थ पोल्स मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि दो डायरेक्शन होनी चाहिए, और दो डायरेक्शन एक टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे लिखा है साउथ टू नॉर्थ। ये क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, ठीक है। और ये है इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के अंदर जो इनका डायरेक्शन होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, मैग्नेट के बाहर इनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो हम कैसे दिखाते हैं, जो फील्ड लाइंस की डिग्री है क्लोजनेस की, ठीक है, वो जितने ज़्यादा क्लोज हैं उतनी ज़्यादा उनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जितना क्लियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये वाला पॉइंट, ये नेवर इंटरसेक्ट वाला पॉइंट। एक तो ये क्यों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है एट द सेम टाइम, ठीक है। और सेकंड ये भी आता है 1 मार्क में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
जब रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं तो आउटसाइड और इनसाइड की डायरेक्शंस बदल देते हैं, कोई नॉर्थ टू साउथ कर देता है, कभी भी कोई साउथ टू नॉर्थ। तो ये याद रखना है, इनसाइड मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होता है फील्ड लाइंस का, और बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको याद रहेगा। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या होता है? देखो, राइट हैंड थंब रूल हमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अराउंड करंट का जो डायरेक्शन है, मतलब जो करंट है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बताते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, तो याद रखना इसमें राइट हैंड यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे राइट हैंड लिखा हुआ है लेकिन यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड। तो ये चीज़ याद रखना कि हमेशा राइट हैंड ही यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ ये यूज़ कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा थंब है, ये चीज़ याद रखने की है, थंब हमारा क्या बताता है? करंट। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या बताते हैं? हमारी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो, मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल्ड फिंगर्स। तो गाइज यदि मैंने आपके सामने राइट हैंड थंब रूल को डिस्क्राइब करने के लिए ये लाइंस लिखे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ राइट हैंड थंब रूल को डिस्क्राइब करो, तो आप इतना लिख के आ जाओगे, इतना इनफ है। ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। तो अब मैं आपको बताऊंगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? एक ये सर्कल है, इसके अराउंड एक और सर्कल है। ठीक है, एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल, ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डायरेक्शन है ये कैसे दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर कंपास। ठीक है, सर्कल्स जो हैं वो कंडक्टर के पास ज़्यादा क्लोज होते हैं, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब मैग्नेटिज्म जो है एकदम जस्ट मैग्नेट के आसपास होते हैं। अब यहाँ देखोगे, यहाँ ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा, और जैसे जैसे दूर जाते चले जाओगे तो वहाँ पे कम मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सर्कल्स हैं वो कंडक्टर के पास में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये हम इसे ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पे करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ऐसे, MF, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है, ये था स्ट्रेट कंडक्टर में, कि अगर कोई सीधा सा कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट है, उसमें ये सारे पॉइंट्स पॉसिबल होंगे। अब यहीं पे अगर मैं लिख दूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, किसी सर्कुलर लूप में करंट है तो कैसे होगा? सर्कुलर लूप। ठीक है, तो अभी इसके इतने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है। क्या होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम कंसेंट्रिक सर्कल्स है, क्योंकि सर्कुलर लूप है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। इसमें पहले वाले में स्ट्रेट कंडक्टर में ये था कि पास में ज़्यादा सर्कल्स होते हैं, इसमें ही होते हैं सर्कल्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं, बिकम लार्जर एज वी मूव अवे, जैसे जैसे दूर चलते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं ये सर्कल्स, बिकम लार्जर एज वी मूव अवे। ठीक है, देन every point on wire carrying conductor would give rise to magnetic field appearing as straight line at the center of the loop। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चलती जाएगी, एक पॉइंट आएगा कि जब ये आपको स्ट्रेट दिखेगा। तो असल में स्ट्रेट नहीं होता है, ये असल में एक सर्कल ही होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल बन चुका था इसलिए आपको ऐसे स्ट्रेट लगता है। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट है। देन नेक्स्ट आता है the direction of magnetic field inside the loop is same, direction
inside the loop is same. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब गाइस हम नेक्स्ट चलते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट यही कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर. तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. अब इसका क्या मतलब है मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगी जब मैं आपको सोलेनॉइड एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ये कोई भी ये एक आयरन नेल मान लीजिए. ठीक है, वैसे मैंने ऐसे बनाया, इससे आप मान लीजिए कि आयरन नेल है, इसके अराउंड मैंने ये ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाए हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा पहले. ठीक है, इससे क्या होता है जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो इसका यही मतलब है. ठीक है, जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जितने ज़्यादा टर्न्स हैं उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है. क्यों, क्योंकि कॉइल्स ये जो जितने भी कॉइल्स हैं इनमें क्या है मैग्नेटिज्म है, और जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे यानी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा. तो इस पॉइंट से इसका ये मतलब है एडिटिव इन नेचर का मतलब है कि अगर एक लूप के अंदर आप एक और लूप फिर एक और लूप, जैसे कि ये एक लूप है फिर एक और लूप बढ़ाया फिर एक और लूप बढ़ाया फिर एक और लूप बढ़ाया, तो इससे क्या होता है जो करंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है जो करंट होता है वो हर सर्कुलर टर्न में सेम डायरेक्शन, कोई ना कोई उसका थोड़ा बहुत डायरेक्शन होता है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है. इसका मतलब है इट इज़ एडिटिव इन नेचर. ठीक है, अब इसी से मैं आपको सोलेनॉइड एक्सप्लेन करूँगी कि सोलेनॉइड क्या होता है. ठीक है, देखो सोलेनॉइड एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बच्चे पता नहीं उसको क्या क्या एक्सप्लेन करके लिखते हैं. ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, इट इज़ अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, ये है, इसके अराउंड मैंने क्या बना दिए टर्न्स, क्या बना दिया मैंने ये टर्न्स, क्या हो गया ये दिस इज़ अ सोलेनॉइड. इसके अराउंड क्या है टर्न्स हैं, कॉइल है ये. ठीक है, क्या हो गया ये सोलेनॉइड है ये. ठीक है, बस इसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं. ठीक है, ये असल में एक हॉलो सिलेंडर की तरह होता है जिसके अंदर ये हॉलो सिलेंडर होता है जो कि इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है. ठीक है, इसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं. तो गाइस ये आपके सामने सोलेनॉइड की डेफिनेशन, अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली बाउंड ऑन अ हॉलो सिलेंडर ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल. इसको हम क्या बोलते हैं सोलेनॉइड. अब इसकी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि सोलेनॉइड का जो एक एंड होता है जिसमें क्लॉकवाइज करंट होता है, क्या जिसमें क्लॉकवाइज करंट होता है उसे क्या बोलते हैं उसे हम डिनोट करते हैं कि हाँ, उसे मान लेते हैं कि हाँ वो साउथ पोल है. ठीक है, वहीं जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है उसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं. ठीक है, उसमें नॉर्थ पोल आता है. अब सोलेनॉइड जो है वो एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह ही एक्ट करता है. ठीक है, बस इसमें यह है कि उसमें हम नंबर ऑफ एक सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट में यही फ़र्क होता है कि सोलेनॉइड में हम जितने भी टर्न्स हैं अगर हम ज़्यादा टर्न्स बढ़ा देंगे तो उसमें मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा. तो हम सोलेनॉइड में अपने हिसाब से मैग्नेटिज्म एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में हम ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते, उसमें ये फिक्स होता है. और इन दोनों में सिर्फ एक यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. ठीक है, तो हाँ ये आता है एक एग्जाम में कि हाँ बताओ कि कौन सा मेजर डिफरेंस है सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में. वो यही है कि हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब आता है परमानेंट मैग्नेट्स. ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं. परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैग्नेट्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद करनी होती है. और कुछ एलॉयज़ जैसे एल्निको, नेपामैग,
ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट होते हैं, उनके मैग्नेटिज्म फिक्स होता है, ठीक है। और ये है इसके एग्जाम्पल से इन्हीं से बने होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना एल्निको इज़ अ एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कोई भी मटेरियल है जो कि कॉइल कैरिंग करंट के अंदर प्लेस कर रखा है उसे, ठीक है, उसे हम वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट होता है, ठीक है, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हम उसमें कभी भी अगर हम कॉइल्स टर्न्स बढ़ा देंगे, उसमें करंट होगा तो क्या होगा, वो उसमें करंट आ जाएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी तो उसमें करंट आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम उसमें कॉइल्स या टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिज्म आ जाएगा, हटा देंगे तो मैग्नेटिज्म चला जाएगा। तो जिससे हम ये एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे मैग्नेट्स को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे इसको डिफाइन करना होगा, तो कैसे करेंगे, व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल कैरिंग करंट, it will get magnetized. A bunch of nails or an iron rod placed along the axis of the coil can be magnetized by the current allowed to pass through the coil. और ऐसे मैग्नेट्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में वैसे ज़्यादा आता नहीं है, बट हाँ ये आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है। अब एक रूल आता है, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल था, वैसे ही आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब प्लीज़, अब इसमें लेफ्ट हैंड है तो इसमें लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड मत यूज़ करना प्लीज़। बच्चे ऐसे ही करते हैं, पता नहीं होता राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट में राइट, राइट में लेफ्ट यूज़ कर लेता है अपने हिसाब से, जिससे कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। अब इसमें ये होता है, तीन चीज़ें इसमें हमारी यूज़ होती हैं। एक तो हमारा थंब यूज़ होता है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है। और ये चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, बस आपको इतना याद रखना है एंड यू आर डन, ठीक है। तो ठीक है, जो थंब है, थंब किस तरह पॉइंट करता है, मोशन या फिर फोर्स, कुछ भी बोल सकते हो। मोशन वर्ड जैसे वैसे ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो आप फोर्स बोलो, ठीक है। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है कि हाँ इस तरफ फोर्स है, ठीक है। देन इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बचा क्या अब, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो अब सिंपल सा है, कैसे करते हैं, इन तीनों चीज़ों को हम इन तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाते हैं, ठीक। अब इसे हम बताते कैसे हैं, ये होता कैसे है, ये असल में लेफ्ट हैंड लो अपना, थंब, हम तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाते हैं। ये रहा थंब, ये रहा इंडेक्स फिंगर और ये रही मिडिल फिंगर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थंब को क्या बोला है कि थंब क्या बताता है, फोर्स, फोर्स बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है और मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, अब मैं पूछूं कि हाँ बताओ मिडिल फिंगर का डायरेक्शन क्या है, मतलब करंट किस डायरेक्शन में है, तो करंट किस डायरेक्शन में है, ऐसे जा रही है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये हो गया साउथ डायरेक्शन, ठीक है। वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही ये आपको डायरेक्शंस बताने के काम आता है। और याद रखना इसमें लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसको, साइंटिस्ट ने ये रूल दिया था इसलिए इसको उसी के नाम के पीछे रख दिया, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है एंड यू आर डन, ठीक है। अब अगर इसको लिखना है कि डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, स्ट्रेच द थंब, ये रहा थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड इज द की वर्ड, लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ये भी लिखना ज़रूरी है, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी हवा में ऐसे ही खेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर ही रखते हैं, ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ़ four finger points in the direction of magnetic field,
मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। बस, और कुछ नहीं है, इतना याद रखो और बाकी आपको अपना इंग्लिश की लैंग्वेज में डिक्टेट कर देना है, ठीक है। तो बस यही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको सब हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कराया, अब इसमें एक आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में राइट हैंड यूज़ होता है, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब ये भी सेम होता है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन्हें भी हम एक दूसरे के कैसे रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं। अब इसमें थंब क्या बताता है, फोर फिंगर क्या बताते हैं और मिडिल फिंगर क्या बताता है, इसमें भी आपको यही याद रखना है, और बस, और कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ठीक है। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल में क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज़ इसमें राइट हैंड यूज़ करना, ठीक है। फोर फिंगर क्या बताती है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, ठीक है। देन थंब, थंब क्या बताता है हमें, मोशन, मोशन या फिर फोर्स ऑफ द कंडक्टर। और फिर मिडिल फिंगर क्या बताती है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। याद रखना सेम ही है, उसमें करंट, इसमें इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इतना ही याद रखना है। ये थंब क्या है, मोशन या फिर फोर्स, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। बस कोई भी दो चीज़ें दे दी जाएंगी, कोई तीसरी चीज़ आपसे पूछ लेगी, और बस आपको बस इतना याद होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। इसको इंग्लिश में डिक्टेट करना होगा तो कैसे, होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, या फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and the thumb points in the direction of motion of the conductor, then the direction of induced current is indicated by the middle finger। बस, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हो गया, लेफ्ट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड थंब रूल हो गया, सारी बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे आपका चैप्टर मैं आप वीडियो को एंड अप करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज मिली होगी, हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।